ब्याज है, तो अभी इससे हमको क्या जानकारी मिलने मिली कि पहले तो सिर्फ ब्याज की बात हुई, बाद में 2 गुना 4 गुना ब्याज की बात हुई, तो ये सारी चीजें है, राइट। तो इसने हमने थोड़ा बहुत समझा। अभी हम थोड़े आगे जाते हैं और बाद में हदीस भी आएगी और जिनान भी आएगी और फरमान मुबारक आएगी, तो एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने आएगा, बराबर। तो हदीस है, तो ये भाई ने जो जिक्र किया है वो हदीस के बारे में, तो उनके व्हाट्सएप टेक्स्ट में जो मैंने अभी उर्दू में आपको पढ़ के सही मुस्लिम के हदीस के अंदर है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सूद खाने के लिए लानत की है उनके। तो सूद का एक्चुअल मतलब सारे दुनिया के मुसलमान ब्याज करते हैं, लेकिन वो नहीं है। हमारे मौला ने उसका मतलब किया सूद, बाद में मौला ने फरमाया बारे ब्याज साधुओं से। तो मौला ने सूद को बारे ब्याज बोला। कलाम बिन बाग पहले में फरमान मुबारक है, मैं आगे पढ़ूंगा। तो उस पे लानत की है जिसने बारे ब्याज खाया है, राइट। तो ये खाने वाले पे, देने वाले पे उसके गवाह और वो टाइम पे लिखे जाते थे कि किससे पैसे लिए, क्या ब्याज से लिए। ये सारे मतलब बराबर ही है, सब गुनेगार है, राइट। तो ये हदीस है, बराबर। अभी हम मौला के हजरत इमाम आका सुल्तान साहब की ऑटोबायोग्राफी है, मेमोरीज ऑफ आगा खान। तो उसमें से हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो आपके पास गुजराती में मेमोरीज ऑफ आगा खान है, मौला की ऑटोबायोग्राफी गुजराती में है, आगा खान ना संस्मरणो। तो उसके अंदर पेज नंबर 36 पे मौला ने जिक्र किया है। ऊपर का जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में बॉटम में, तो वहां मौला फरमाते हैं कि जुबिली इंश्योरेंस ए नामनी बीमा कंपनी ने हमें स्थापना करी है। तो मौला ने अपनी डायमंड जुबिली के टाइम पे और वहां पे पूरी दुनिया के अंदर जुबिली इंश्योरेंस की स्थापना की थी। और मौला फरमाते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम संस्था हमें उभी करी है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जैसा मैंने बनाई है। જે નાણાં એકઠા કરનારી ને પછી તેમાંથી ઇસ્માઇલીઓને, વેપારીઓને તેમજ પોતાના માટે ઘરો ખરીદવા અથવા બાંધવા ઈચ્છતા લોકોને ઓછા વ્યાજના દરે લોન આપનારી ખરેખર એક વિશાળ સંસ્થા છે। तो यहाँ मौला 48 में जो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसको मेमोरीज ऑफ आगा खान बोलते हैं, गुजराती में कहते हैं आगा खान ना संस्मरणो, तो उसका पेज नंबर 36 पे, गुजराती में पेज नंबर 36 है। तो वहां मौला फरमाते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए बुक अवेलेबल है, मौला की ऑटोबायोग्राफी है। तो मौला ने फरमाया कि मैंने जुबिली इंश्योरेंस कंपनी बनाई है इस्माइलियों के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वहां इस्माइली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो ट्रस्ट का काम क्या है कि इस्माइलियों का जो पैसे देते उसका वो इन्वेस्टमेंट रखते उसके अंदर, और कम ब्याज के दर पे। तो मौला ने खुद एक संस्था बनाई है और मौला ने किया था कि थोड़े ब्याज, उसका ब्याज नक्की करो इंटरेस्ट, और कम ब्याज के दर पे इंटरेस्ट लगा के लोगों को पैसा दो यूज करने के लिए, ताकि वो इस्माइली लोग व्यापार कर सके और अपने लिए घर बाय कर सके, होम बाय कर सके और बांध सके। उसके लिए ओछा व्याजना दरे लोन अपनारी आ संस्था है। मौला ने फरमाया कम दाम में, कम इंटरेस्ट पे लोन दी जाती है। तो मौला ये एक चीज के साथ एग्री है। तो यहाँ मौला कुरान का, हदीस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कम दर में लो इंटरेस्ट पे आप पैसा, हमने भी संस्था बनाई, हम भी देते हैं। मौला ने फरमाया कि लोगों का पैसा ये इन्वेस्टमेंट में जमा होता है और कम दर पे उसको ब्याज दिया जाता है, और वो कंपनी जो मुनाफा करती है उसका डिविडेंड उसके मेंबरों में दिया जाता है, शेयर किया जाता है, बराबर। जैसे हमको बैंक देती है, डिविडेंड देती है, हमारी सेविंग अकाउंट में पैसे होते हैं, ओके, और बैंक थोड़े उससे ज्यादा दर में लोगों को लोन देती है, बराबर। तो अभी हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, राइट, कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। और बाद में हम फाइनल बोलेंगे इसके बारे में कि
हमने क्या इसका निचोड़ समझा है। तो यही का मेमोरीज ऑफ आगा खान हजरत इमाम आका सुल्तान मौलवी की ऑटोबायोग्राफी में जो छोटी बुक है, जहाँ वो सिर्फ रिलीजियस के बारे में चैप्टर है, तो गुजराती में है मारा पूर्वजोनो धर्म इस्लाम, तो मेमोरीज आगा खान की है, उसमें ही मौला ने बताया है। तो यहाँ मौला फरमाते हैं, जो ये भाई ने भी मुझे सवाल पूछा है, उन्होंने यही रेफरेंस दिया है जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ मौला फरमाते हैं, मैं गुजराती में पहले बोलता हूँ कि વ્યાજખોરીને વખોડી કાઢવામાં આવી છે, इंग्लिश में कहते हैं यूजरी, यानी ब्याज खाना, એને વખોડી કાઢવામાં આવી છે। મૌલાને ફરમાય કે એને સારી કરવામાં નથી આવી, તો પણ તમામ પ્રકારના મુક્ત તેમજ પ્રમાણિક વેપાર અને ખેતીવાડીને ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું છે। तो ब्याजखोरी को अच्छा नहीं गिना गया है इस्लाम के तौर से, मौला फरमाते हैं, लेकिन लिबरल बिजनेस और ऑनेस्टली बिजनेस करना और एग्रीकल्चर का काम करना, व्यापार करना, तो इसको एनकरेज किया गया है। कारण के एनाથી ईश्वરની सेवा भावना व्यक्त થાય છે, क्योंकि इससे खुदा की हम खिदमत कर रहे हैं। यानी हम व्यापार करते हैं तो हमारी फैमिली जमात का भी प्रोग्रेस होता है, समाज का, हम जो कंट्री में रहते हैं उसका प्रोग्रेस होता है। खेती बाड़ी से हम अनाज पैदा करते हैं, लोगों के खाने के लिए अनाज उगाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली खुदा की इबादत है, सेवा है। અને કાયદેસરનો પરિશ્રમ ચાલુ રહે અને સબળ બને, એના પર માનવ જાતના કલ્યાણનો આધાર રહેલો છે। और इस तरह मेहनत करने से, कायदेसर ऑनेस्टली नेकी से मेहनत करने से पूरी जो ह्यूमन काइंड है उसकी प्रोग्रेस होती है, उसका आधार इस पे है। तो ये दोनों में मौला की मेमोरीज ऑफ आगा खान जो ऑटोबायोग्राफी है उसका मैंने जिक्र करके आपको बताया। अभी एक मौला के सामने एक एग्जाम्पल है, ये भाई ने बताया है जो एक मिशनरी साहब के हवाले से, तो उसके अंदर ये मैं इंग्लिश पढ़ के सुनाऊंगा पहले। तो यहाँ बताया गया है कि सन 1920 में 26 अप्रैल को एक भाई मुल्तान के अंदर मौला के हुजूर में हजरत इमाम आका सुल्तान वलसे के मेहमानी, मुल्तान की थी भाई, और कराची में मौला के हुजूर में मेहमानी में गए, और वो मौला से अर्ज करती है कि मौला, यू आर वेल नोन दैट आई एम ए विडो एंड आई हैव ओनली सन ऑफ प्योरर्स, के मौला आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं विधवा हूँ, यानी मेरे हस्बैंड गुजर गए और मेरा बच्चा सिर्फ 12 साल का है। माई लेट हस्बैंड लेफ्ट बिहाइंड 10,000 रुपीज, और मेरे हस्बैंड मेरे लिए वो गुजर जाने के गए तभी मेरे लिए 10,000 रुपये मेरे लिए छोड़ गए। ये बात है 1920 की, आज से लगभग 95 ईयर पहले की बात है। आई हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो मेरे पास कोई इनकम का दूसरा कोई सोर्स नहीं है। इस तरह ये विधवा बाई मौला को अर्ज करती है इस्माइली। इफ आई मे एक्सपेंड द अमाउंट ऑफ माई लेट हस्बैंड देयर वुड बी नथिंग इन हैंड आफ्टर फ्यू आवर्स, तो अगर मैं अमाउंट को खर्च कर देती हूँ तो मेरे पास थोड़े साल के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इन ऑर्डर टू फेस impending challenges, I have no option but to lend this amount on lowest interest of rate of interest। और मौला को फरमाते कि मेरे हस्बैंड गुजर गए और मेरा बच्चा 12 साल का ही है, तो वो भी वो कमाने के लायक नहीं, और मेरे हस्बैंड हमारे लिए 10,000 रुपया छोड़ गए। अगर मैं इसको खर्च करती रहूं तो थोड़े साल के बाद ये पूरे रकम खर्च हो जाएगी, और मैं भी कोई काम करने की भी हैसियत में नहीं हूँ, तो मैं कम दाम कम इंटरेस्ट पे ये पैसा मैं किसी को दूं। तो बोलती है, when the people knew they charged that it was an illegitimate execution, मौला guide me what to do, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है ब्याज पे पैसा देना, तो मौला आप मेरी परिस्थिति समझते हो और आप मुझे गाइड करो। तब मौला ने ये भाई को क्या गाइड किया, तो एक मिशनरी साहब के हवाले से ये है, तो हम इस पे ईमान लाते हैं कि ऐसा वाकया जरूर बना होगा, वो हिसाब से हम इसका जिक्र कर रहे हैं।
तो मौला ने वो विधवा बाई इस्माइली थी उसको बोला कि यू मे कंटिन्यू इट एट लोएस्ट इंटरेस्ट टिल योर सन बिकम्स मैच्योर टू अर्न, कि आप अभी कम दाम पे कम इंटरेस्ट पे पैसा ब्याज पे दिए है आपका घर चलाने के लिए, बच्चे का एजुकेशन हेल्थ उठाने के लिए, तो आप अभी वो चालू रखो कम दाम पे इंटरेस्ट जब तक कि आपका बच्चा बड़ा हो ना जाए कमाने के लिए, तब तक then you refrain from it, which thereafter must never be render it being source of your upkeep. तो उसके बाद आप ऐसा मत करना कि ब्याज देने से आपका बच्चा कमाता हो जाए और आपको हेल्प करने लगे, बाद में आप जो अभी कम दाम पे इंटरेस्ट को पैसे दिए वो वापस ले लेने और इंटरेस्ट पे ब्याज पे मत देना, बराबर है। तो ये भाई ने वो भेजा है सवाल पूछने वाले ने, उसका हमने जिक्र किया। तो कुरान पाक हदीस और एक बनाव का हमने जिक्र किया और मौला की ऑटोबायोग्राफी से हमने जिक्र किया। अभी हम गिनान में 100 क्रिया है, 100 क्रिया पीर सदरी साहब का गिनान है। तो ये भी कुछ 700 साल की पुरानी बात है। तो पीर सदरी उसमें फरमाया कि धन ब्याज नो व्यवहार न कीजिए, कि धन आपकी जो मूड़ी है कैपिटल उस पर ब्याज खाने का आप व्यवहार ट्रांजेक्शन मत करो, बराबर है। अभी देखो तो दुनिया की चीजें जमाने के हिसाब से बदलती है, राइट, और आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है। सब ज्यादातर 99% या 100% समझो बैंक से ही काम होता है और बैंक हमको हमारे पैसे जो पड़े हैं उसका इंटरेस्ट भी देती है और हमको कामकाज करना है तो बैंक से लोन करनी पड़ती है तो हमको वो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो इसका एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने आ रहा है। तो 700 साल पहले पीर सदरी साहब ने बोला कि आपकी जो मूड़ी है उसका ब्याज खाने का आप व्यवहार मत करो। वो जीवन में आई थिंक वर्सेस 36 भी कड़ी है 100 में से, उसमें पीर सदरी ने बोला है कि धरती तनु मूल ना करिए, कि आपकी जो जमीन है ना उसकी आप कीमत मत लगाओ क्योंकि वो धरती तो माँ बराबर है। तो हस्तगफरुल्लाह कोई अपनी माँ की कीमत नहीं लगाता है, ऐसा पीर सदरी साहब कहते हैं। लेकिन देखो आज के जमाने में हस्तगफरुल्लाह मैं कोई कंपेयर करके नहीं बोलता, लेकिन हमको जमात खाना बनाना है तो भी हमको लैंड तो बाई करनी पड़ती है, बराबर, जगह बाई करनी पड़ती है, तो सामने वाले को बेचनी भी पड़ती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी मदरलैंड को मदर तो समझते हैं तो हमने कोई हमारी अस्तगफिरुल्लाह जमीन की कीमत की और हम ये गुनहगार हुए कि हमने हमारी माँ की कीमत की, तो ऐसा नहीं है, राइट। अभी जमाने के हिसाब से हमको बिजनेस करना है, कोई स्टोर बिल्ड करना है या हाउस बिल्ड करना है या जमात खाने भी बनाने हैं तो हमको जगह तो बाई करनी पड़ती है, राइट, या हम रेंट पे लेना पड़ता है। तो रेंट भी लिया है तो किसी की मालिकी तो है, राइट। तो थोड़े फ्लेक्सिबल और थोड़े हम ज्यादा जज्बाती नहीं बनेंगे, फ्लेक्सिबल बनेंगे और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज से समझेंगे तो ये सारी चीजें हमको समझ में आएगी। तो ये गिनान की बात है। अभी मैं फरमान मुबारक के हवाले से कलाम इमाम मुबीन भाग पहला और भाग दूसरा उसके हवाले में से मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। तो शायद अभी 15-20 मिनट और हो सकती है, हमारे इल्म इजालिस का टाइम पूरा होने में 5 मिनट है अभी, तो शायद 15 मिनट या आधा घंटा हो सकता है। तो 5 मिनट के बाद किसी को जाना हो तो जा सकते हो, तो कोई जबरदस्ती ना करे, घर पे या काम की जगह पे तकलीफ होवे, किसको रुकना है तो रुक सकता है। और रिकॉर्डिंग तो आपको बाद में ग्रुप में मिलेगी। तो जो करीम इलम ग्रुप 1 जमात है उसमें अभी रिकॉर्डिंग आई थी तो हम उसमें ही देखे, राइट। तो अभी कलाम मुबीन बाग जो पहला है तो उसके अंदर मौला ने इसके बारे में क्या फरमाया, राइट। तो देखो हम फरमान पे ज्यादा ईमान लावे, हमने कुरान हदीस और कोई वाक्य की बात करते हैं लेकिन फरमान का हम जिक्र नहीं करते हैं। तो फरमान की हम स्टडी रखें क्योंकि कुरान गिनान हदीस में है, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी तरह हमने आपको फरमान के जरिए फरमाया, मौला ने फरमाया। तो फरमान से 100 टाइम मच मोर बेटर मौला ने फरमाया, आसान हो जाता है, राइट। तो कलाम इमाम मुबीन भाग पहला और पेज नंबर 24 गुजराती में है। तो ये फरमान नंबर 7वां है, फरमान नंबर 7 है, गुजराती में पेज नंबर 24 है। तो उसमें मौला फरमाते हैं કે ખુદાના દરબારમાં જે કોઈ ઇબાદત નહીં કરે તેની આગળ કેવી હાલત થશે તે તમને સંભળાવું છું। यानी जो खुदा के दरबार में इबादत बंदगी नहीं करेंगे उनके आगे क्या हाल होगे वो मैं आपको सुनाता हूँ। इस तरह मौला फरमाते हैं કયામતનો દિવસ થશે ત્યારે આ 6 ટોળાવાળા ગુનેગારોને એવી આકરી અને કારમી સજા થશે કે તેઓ ત્રાહી ત્રાહી પોકારશે। જે जब कयामत का दिन आएगा तो ये 6 टोले वाले हैं
इस तरह मौला ने छह चीजों का जिक्र किया। तो वो गुनहगार है और उनको बहुत कारमी सजा होगी और वो सजा से बेजार हो जाएगा, त्राही त्राही पुकारेंगे। तो ये 6 टोले में एक चीज मौला ने ये बताई है। चौथा टोला का मौला ने जिक्र किया कि जिन्होंने सूद यानी बड़े ब्याज अपने दिन भाइयों से खाया होगा, तो एक टोला ये बोलता है कि इनको कयामत के दिन बड़ी सजा होगी और वो बेजार हो जाएंगे सजा से। तो देखो 1400-1500 साल की हमने कुरान और हदीस की बातें की। तो अभी मौला जो 48वां जुमा था और करीम हाजरी इमाम को जब कोई चीज का अर्ज किया जाता है कि मौला आपके दादा जान ने या आपने 48वें जुमे में ये फरमाया था, तो जमात कहती है कि आप इसके बारे में फरमाते नहीं हो। तो मौला ने फरमाया, जैसे मौला के साथ अर्ज की, मौला जमात में लोग ऐसे कहते हैं कि अभी जो हाजिर जुमा है करीम हाजरी इमाम, वो तो दस्तूर के बारे में कोई फरमान नहीं फरमाते। तो मौला ने फरमाया कि मैं सिरातल मुस्तकीम फरमाता हूँ, तो उसमें क्या दस्तूर नहीं आती है? अभी क्या आप मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं सब अलग अलग करके आपको समझाऊं? यानी कि उसमें दसून शामिल है सिरातुल मुस्तकीम में कायम रहने में। और मौला ने एक जगह पे ये फरमाया, जैसे अबुल मिसे साहब ने फरमाया कि आपके दादा जान आपने 48वें जुमे में फरमाया था बैतुल खाल मेंबरों को कि बंदगी के पहले चाय मत पियो। तो अभी जमात तो सब जगह पे जमात खाने में पीती और कोई सुनता नहीं है, तो क्या करे? तो मौला ने फरमाया कि फॉलो माई ग्रैंडफादर। मौला ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा किसी को लगता है कि कोई चीज के बारे में मैंने फरमान नहीं फरमाए, तो वो फरमान मेरे ग्रैंडफादर के फरमान के हिसाब से आप फॉलो करो। बराबर है? तो यहाँ कभी करीम हाजरी इमाम ने हमको डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं मिलता है ब्याज के बारे में। तो हम 48वें जुमे में मौला ने फरमाया, वही करीम हाजरी इमाम 48वें जुमा में थे, आज से 70, 80, 90 साल पहले फरमाया, राइट? या 100 साल पहले फरमाया। तो मौला फरमाते जिन्होंने सूद यानी दूसरे मुसलमान ये भाई ने जो भेजा है उसमें सूद की डेफिनेशन ये कि ब्याज, लेकिन सूद की एक्चुअल डेफिनेशन ब्याज नहीं है। सूद की एक्चुअल डेफिनेशन मौला ने बताया, सूद का मतलब होता है एक ब्याज है और एक भारे ब्याज है। यानी बैंक में जो नॉर्मल चलता है और मार्केट में जो प्राइवेट में जो पैसे दिए जाते हैं वो जो चलता है वो सबको पता है कि क्या रेट चलता है। उससे कोई ज्यादा लेता है अपने दिन भाई से, तो उसको भारे ब्याज, उसको सूद कहते हैं। सब ब्याज को सूद नहीं कहते। तो जिन्होंने अपने दिन भाई से सूद यानी के मौला ने फरमाया भारे ब्याज खाया होगा, तो वो भी ये 6 टोले में है, उसको वो गुनहगार है, उसको सजा होगी, राइट? तो अपने दिन भाइयों से भारे ब्याज मत खाओ, ये फरमान मुबारक का रेफरेंस है। जो मार्केट में चलता है वो ब्याज आप लो, इसका मतलब ये होता है। बराबर? अभी और भी फरमान में कलाम बिन बाग दूसरे में है, वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो कलाम बिन बाग दूसरा किसी पास गुजराती हो तो खोल सकते हैं। तो पहले पेज नंबर 236 है। काफी 3, 4, 5, 6 फरमान मौला ने फरमाए हैं इसके बारे में। तो पेज नंबर 236 पे मौला फरमाते हैं, તમે મોમન છો, તમારું કામ પણ મોમન છે, અમે જાણીએ છીએ કે તમને ભારે વ્યાજ આપવું પડે છે અને તેથી અમે ગોલ્ડ ગ્રાન્ટ કમિટીને કેટલીક સૂચનાઓ કરેલ છે। મૌલાને ફરમાયા કે बड़ोदर और चित्रावड़ जो सिद्धपुर के मोमने थे उसमें से आधे लोग जूनागढ़ के आजू बाजू चले गए थे। वो काठियावाड़ी मोमने मुंबई में दीदार के लिए आए थे हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहिब। और मौला ने बड़ोदर और चित्रावड़ की जमात को फरमाया कि मुझे पता है कि आपको बहुत ब्याज देना पड़ता है, तो अब आपका ये मसला हल करने के लिए मौला ने फरमाया कि मैंने गोल्ड ग्रांट कमेटी बनाई है, उसको मैंने कुछ एडवाइस दी है। मौला ने फरमाते आगे मौला फरमाया दानदार ना मोमन, दानदार के मोमन हमारे सिद्धपुर के मोमने को दानदार के मोमन कहा जाते हैं। तो वो पहले वो एरिया सब सिद्धपुर के आजू बाजू का एरिया दानदार कहा जाता था। દાનદાર ના મોમન ભાઈઓમાં કોઓપરેટિવ સોસાયટીની હિલચાલ થયેલ છે, તમે પણ તેમ કરો। તો મૌલાના ફરમાય जैसे सिद्धपुर के आजू बाजू लोगों ने मोमने लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की शुरुआत की है, तो आप भी जूनागढ़ के आजू बाजू जो काठियावाड़ी मोमने हैं वो भी इस तरह काम करें।
એમાં હિસાબ રાખવાની આવડતની જરૂર છે. उसमें હિસાબ બરાબર રખના चाहिए. જો તેમ નહીં થાય અને તૂટી જાય તો 100 વર્ષ પછી પછાત થઈ જશો. अगर ये काम नहीं होगा और बराबर हिसाब नहीं रखा जाएगा तो आप 100 साल पीछे रह जाओगे. બહુ જ ઈમાનદારીથી કામ કરવું, સંસ્થામાં ચોરી થાય નહીં તેનું ધ્યાન રાખજો. જો એ સંસ્થા સલામત હશે તો તમારી કુવત પણ વધશે. तो आप भारे ब्याज से जो देने की तकलीफ है तो वो सॉल्व करने के लिए यहाँ ऐसा अल्फाज नहीं है, लेकिन एसेंस ही है फरमान मुबारक का कि आपको एक सोसाइटी बनाओ, उसमें आपके पैसा जमा करो और कम दर पे ब्याज पे लोगों को बिजनेस करने के लिए, घर बनाने के लिए, हाउस बाई करने के लिए कम दाम पे इंटरेस्ट पे आप पैसा दो तो आप ही का पैसा आपको काम आएगा और वो बैंक जो नफा करेगी उसका डिविडेंड भी आपको मिलेगा. बराबर. तो ये फरमान से हमको पता चलता है कि जो मार्केट में जो इंटरेस्ट है प्राइवेट में और बैंक में जो इंटरेस्ट है वो जमाने के हिसाब से कोई गलत नहीं है. बराबर. ये सारी जो मायना है, सारी समझ वो मेरी है. अगर आप इसके साथ आप कबूल नहीं होते तो वो आपका खुद की सोच है. राइट. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरी समझ है वही सच है और आपको उसी को फॉलो करो, लेकिन आपने मेरे से एडवाइस मांगी है तो मैं मेरी स्टडी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. राइट. अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप अपनी ओर से आप जो समझ आता है वो उसको फॉलो कर सकते हो, उस हिसाब से अमल कर सकते हो, फरमा बरदारी कर सकते हो. बराबर. अभी पेज नंबर कलाम भाग दूसरे में गुजराती में पेज नंबर 359 है तो वो हम पढ़ेंगे. तो आज ये टॉपिक पूरा करते हैं. तो आगे भी सवाल बहुत है पेंडिंग में और बहुत सारी बातें करनी है. सॉरी आपका टाइम ले रहा हूं तो माफी चाहता हूं. तो पेज नंबर 359 पे कलाम बाग दूसरे में फरमान मुबारक है. मौला ने फरमाया, काफी लंबा फरमान है. અમારા સર્વે મુરીદોએ ડાયમંડ જ્યુબલીના ફંડમાં જે રકમો ભરેલી છે તે તમામ રકમોને સ્વતંત્ર ભેટ તરીકેનો સવાબ અમે તમને બક્ષી આપીએ છીએ અને તમે અમને મહેમાની કરેલ છે એમ અમે સમજીએ છીએ. આ ડાયમંડ જ્યુબલીના ફંડની રકમ અમે પોતે રાખવા ઈચ્છતા નથી, પણ અમે ઇકોનોમિક કોન્ફરન્સમાં જાહેર કરેલ છે. તે પ્રમાણે અમારા હૃદયની અતિ ઉત્તમ ઈચ્છાઓ મુજબ કોમના ભલા માટે તેઓના ઉપયોગ કરવામાં આવશે. મજકૂર રકમ ધી ડાયમંડ જ્યુબેલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ લિમિટેડને 99 વર્ષની લાંબી મુદતના ડિબેન્ચર ઉપર વાર્ષિક 0.5% વ્યાજે આપવામાં આવશે અને વ્યાજની જે આવક થશે તે કોમના લાભાર્થે વાપરવામાં આવશે. तो ये फरमान के अंदर मौला ने अफ्रीका में फरमाया हुआ है और दार सलाम का फरमान मुबारक है. 1945 का फरमान है. कलाम बिन भाग दूसरे में 512 नंबर है फरमान का. तो डायमंड जुबली 48 में जो में मौला की डायमंड जुबली ने जो मौला को नजराना दिया गया तो वो सारे पैसे और मौला ने अपनी ओर से भी उसमें काफी पैसे ऐड करके जमात की बेहतरी के लिए डायमंड जुबेली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया और मौला ने फरमाया कि ये आपकी भलाई के लिए, तो इसमें आप पैसा रखोगे तो आपको यहाँ से आपको कोई लोन चाहिए तो आपको आधे टके के हिसाब से आपको उसमें लोन मिलेगी जिसे आप बिजनेस करो और घर बाई करो और वो बैंक की जो आवक होगी, जो बैंक किसी को इंटरेस्ट पे पैसा देगा तो उसकी आपको इनकम मिलेगी, वो मेंबरों में शेयर की जाएगी उनके शेयर के हिसाब से. तो ये फरमान से पता चलता है कि जो लीगल ब्याज है जो मार्केट में बैंकों में चल रहा है और प्राइवेट में, तो उसके लिए जमाने के हिसाब से कोई एतराज नहीं है. और इस तरह से हमारे पैसे इस्माइलियों के एक जगह पे जमा होते हैं और लोग बिजनेस कर सकते हैं, हाउस बाई कर सकते हैं. आगे मौला फरमाते જેઓ ડાયમંડ જુબલીના ફંડમાં નાણાં ભરશે તેઓએ પોતાના બચ્ચા અને પોતાના બચ્ચાના બચ્ચાઓને પણ 100 વર્ષ સુધી લાભ મળશે. જેથી અમે અમારા રૂહાની બચ્ચાઓને સલાહ આપીએ છીએ કે બની શકે તેટલા વધુ નાણાં ધી ડાયમંડ જુબેલી ફંડમાં ભરવા. આ નાણાં ધી ડાયમંડ જુબેલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ મારફત તેઓને 100 વર્ષ સુધી લાભ અને બદલો આપશે. નિજન કમિટીને અમે ભલામણ કરેલી છે કે મજકૂર નાણાંના વ્યાજની જે આવક થાય તેમાંથી જુદા જુદા સેન્ટરોની વસ્તીના પ્રમાણમાં બાળ બાળાઓને ઉચ્ચ કેળવણી અર્થે દેશાવર જવા સ્કોલરશિપ માટે આપવા. तो मौला की डायमंड जुबली के अंदर 48 में जो मैंने मौला ने फरमाया, मौला ने एनकरेज किया कि आपने मुझे जो नजराना दिया है वो
और मेरी ओर से भी मैं पैसा देता हूँ ये डायमंड जुबिली में, और इसका फ्यूचर मौला ने 100 साल तक, आपके बच्चे, उनके बच्चे और बच्चे 100 साल तक आप अपना पैसा इसमें रखो, और ये पैसा जो जमा होगा तो लोगों को बिजनेस करने के लिए, हाउस बाई करने के लिए उसमें से लोन दी जाएगी इंटरेस्ट पे, और वो इंटरेस्ट का पैसा जो आएगा वो आपको नफा मिलेगा, वो नफा आप पे मिलेगा, और वो नफा में से कोई हिस्सा मौला ने फरमाया कि बच्चों बच्चियों के लिए आप स्कॉलरशिप दो, जिसके पैसे से, वो स्कॉलरशिप से वो अफ्रीका छोड़ के दूसरे मुल्क में जा सके और अच्छा एजुकेशन लग सके और कौम की बेहतरी हो। આગે મોડા ફરમાતે ધી ડાયમંડ જુબેલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ લિમિટેડ નું મુખ્ય કામ એ છે કે તેને જુદી જુદી કોર્પોરેશન અને કોઓપરેટિવ સોસાયટીને બહુ જ ઓછે વ્યાજે નાણાં ધીરવા. ધી જુબેલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ તેમજ કોર્પોરેશન અને કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ વગેરેને અરસપરસ એક મોટી જવાબદારી એ જ છે કે તેઓએ નાણાંને નુકસાન પહોંચે નહીં અથવા ખોટા થાય નહીં તે માટે પૂરતી કાળજી રાખવી જોઈએ. તો મૌલાને ફરમાયા કે ના સિર્ફ मेंबरों को, लेकिन बाहर भी अगर कोई कॉर्पोरेशन है और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आपसे लोन लेना चाहती है तो उसको भी इंटरेस्ट पे आप लोन दो और मुनाफा बनाओ, और बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनको फॉरेन जाने के लिए स्कॉलरशिप, और मेंबरों को ये जो मुनाफा होता है इंटरेस्ट से वो आप मेंबरों में बांटो. तो मौला ने फरमाया कि 100 साल तक मौला ने इसको कहा, राइट. तो समझो कि 1945 की बात है तो 2045 में इसको 100 साल हो गए, और इसके भी आगे मौला ने फरमाया. तो अभी ये सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो मौला ने ये फरमान से साबित होता है कि मौला ये चाहते थे और अभी भी ये चीज जायज है, क्योंकि हम अभी ये 100 साल पूरे नहीं हुए, 2045 में पूरे हो गए, और मौला ने तो उससे भी आगे इसका फरमाया. बराबर. આજે અમે તમને તમારી દુનિયાવી બહેતરી માટેના ફરમાનો કરીએ છીએ. મૌલાને ફરમાય કે એ ફરમાન આપકી દુનિયા की बेहतरी के लिए, અને તે એ છે કે જ્યારે અમે તમને દુખી જોઈએ છીએ ત્યારે અમને ઘણું દુઃખ થાય છે, પણ જ્યારે અમે તમને સુખી જોઈએ છીએ ત્યારે અમે પણ સુખી હોઈએ છીએ. તેથી તમે કેમ સુખી થાઓ તેના અમે હંમેશા વિચાર કરીએ છીએ. तो मौला चाहते हैं कि हम आपको दुखी देखना नहीं चाहते. अगर आप दुखी हो तो मैं भी दुखी होता हूँ, अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश होता हूँ. तो ये पैसा इकट्ठा करके कम दाम पे इंटरेस्ट पे देना, उसका मुनाफा मेंबरों में ब्याज का मुनाफा मिले, और गरीब बच्चों का इल्म की परवरिश होवे, वो फॉरेन जा सके पढ़ाई के लिए, उनका कैरियर बनाने के लिए, इसको मौला ने ये फरमान मुबारक में जायज ठहराया. और मौला चाहता है कि एक काम से आपकी तरक्की होगी और आप खुश होगे तो मैं भी खुश होगा, मैं भी खुश होऊंगा, मौला ने फरमाया, राइट. आगे मौला फरमाते 372 पेज नंबर पे. मुझे मुनीरा आपा याद आया अटलांटा वाले को कि हम सवाल पूछते तो करीम भाई भी मेहनत करते तो सवाल पूछो तो मेरा अभ्यास भी चालू रहेगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता खुदा मैं आलसी हो जाऊं अभ्यास करने को. मौला ने फरमाया कि क्यों मैं हंसाता हूँ आपको, तो मैं अपने रूहानी बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ. मौला ने फरमाया स्माइल इज ब्लेसिंग. तो पेज नंबर 372 और 373 पे है कलाम बिन पार्ट 2 में मौला फरमाते हैं ધી ડાયમંડ जुबेली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड કોર્પોરેશન और કોઓપરેટિવ સોસાયટીને બહુ જ ઓછા વ્યાજના દરે નાણાં ધીરશે. કોર્પોરેશન और કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ નાના મોટા વેપારીઓને બેંક અને શરાફી પેઢીઓના વ્યાજ કરતા ઓછા વ્યાજે નાણાં ધીરશે, જેથી મંદીના સમયમાં આ સોસાયટીઓ તેવા વેપારીઓને બહુ જ આશીર્વાદરૂપ નીવડશે, જેથી તેને સહકાર આપી સંગઠિત રીતે પ્રમાણિકપણે આવી સોસાયટીનો પૂરો ઉપયોગ, પૂરો લાભ ઉઠાવજો. નાણાં લેનારાઓએ આ પ્રમાણિકપણે અને ઈમાનદારીથી તેઓએ લીધેલા નાણાં વખતસર પાછા આપી અરસપરસ સહકાર અને જાળવી સંયુક્ત રીતે લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. तो ये फरमान मुबारक ने मौला ने डायमंड जुबेली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अफ्रीका में से कोई सुन रहा है मेरी वाइज, नैरोबी में है, किंशासा में भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फोन करके बताएं कि दी डायमंड जुबली इन्वेस्टमेंट मौला ने 100 साल और उससे भी ज्यादा हुए तो एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है डायमंड जुबली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अफ्रीका में. क्या सब मिलके अपने पैसे डायमंड जुबली में इकट्ठे किए हैं, कम दाम पे उसको ब्याज से लोगों को, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए, फॉरेन जाने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, वो ब्याज के दर से लोगों को मुनाफा हो रहा है, उनकी तरक्की हो रही हुई या हो रही है. तो मुझे बताइए क्या क्या पोजीशन है. तो मेरी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी है मामले के बारे में.
तो यहाँ मौला ने फरमाया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप दूसरे से जो पैसा लेते हो ज्यादा इंटरेस्ट पे, और जो सराफी पेड़ी है, जो प्राइवेट लेंडर है, वहाँ आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। लेकिन हमारे डायमंड जुबली इन्वेस्टमेंट बैंक में आप पैसा रखोगे अपना, तो आपको उसका मुनाफा मिलेगा, गरीब लोगों की इल्म की परवरिश होगी, लोग फॉरेन जाएंगे तरक्की करने के लिए, स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको भी अपने बिजनेस के लिए, घर बनाने के लिए कम दाम पे इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगी। बराबर। तो ये संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी भी काम करते हैं, तो वहाँ एम्प्लॉय भी हो गए, और ये ब्याज के जो पैसा आते हैं वही बैंक और क्रेडिट सोसाइटी की इनकम है, और वही इनकम से उनको पगार भी दिया जाता होगा, जो ये भाई का सवाल है आज का। आगे मौला फरमाते हैं, તમે એક ઘોડાને પાણીની નજીક લઈ જાઓ, तो सॉरी मेरी लाइन बार बार कट हो रही थी, तो शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, तो दरगुजर चाहता हूँ। मेरी अली सही अल्लाह की एक वाइज 3.25 घंटे थी, उसके बाद मुझे लगता है ये मेरे नहीं, अभी तो यह 2.25 घंटे होने आए, वो मेरी 3 घंटे की वाइज थी। इसके बाद शायद ये सबसे बड़ी वाइज होगी। मौला फरमाते हैं कि તમે ઘોડાને પાણીની નજીક લઈ જાઓ, અગર તો તેને નદી કે સરોવરની વચ્ચે લઈ જઈ પાણીમાં ડૂબાડી પણ દો, છતાં જો તે રાજી ખુશીથી પાણી ન પીએ તો તમે તેને શું કરી શકો? તેથી કંઈ પણ ફાયદો નથી। મતલબ કે તમે અરસપરસ ખંત, હિંમત, વિશ્વાસ અને પ્રમાણિકપણે એકબીજાનો લાભ લઈ જમાતને અને પોતાને ફાયદો નહીં પહોંચાડો તો આ ઘોડાની માફક બધું નકામું છે, અને અમારી રાત દિવસની જહેમત અને ચિંતા બરબાદ જશે। માટે આવી સંસ્થાઓનો નીતિ અને ઈમાનદારીથી પ્રમાણિકપણે પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવજો, કેમ કે કાગળનો ટુકડો હોય તો તે ટુકડાને સહેલાઈથી અને જલ્દીથી ફાડી શકાય છે, પણ જો તેવા 100 કાગળ હોય, 100 કાગળ હોય સાથે હોય તો તેને ગમે તેવો એક જોરાવર માણસ પણ ફાડી શકશે નહીં। તેવી જ રીતે એક માણસ બીજા માણસને નુકસાન પહોંચાડી શકે, પણ જો ઘણા માણસો સાથે હોય तो कोई ताकत नहीं कि तेओने नुकसान पहुंचाड़ी सके। तो सारी चीज में काम की जाती है। हमारे इस्माइलियों की जिस्मानी, अकली और इल्मी ताकत के लिए भी एक ये फरमान मुबारक है। अगर हम एक साथ हो गए तो एक आदमी हो तो कोई पहलवान एक पहलवान उसको मार सकता है, लेकिन 100 जन जमा हो गया तो 2-4 पहलवान बड़े पहलवान तो नहीं मार सकते, राइट। तो मौला ने यहाँ इतना जोर दिया है, एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके कम दाम में ब्याज पे पैसे देने से और तरक्की करने के लिए, गरीब बच्चों के इल्म की परवरिश, फॉरेन जाने के लिए स्कॉलरशिप और वो मुनाफा के लिए, तो मौला ने इसको एनकरेज किया। और मौला ने यहाँ तक किया कि इसकी मिसाल दी कि घोड़े को तालाब और सरोवर या दरिया के बीच में ले जाओ, डुबा भी दो, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हो। तो मेरे रात दिन मैंने आपकी फिक्र की है, और ये फिक्र में मौला ने ये दुनिया की कम दाम में ब्याज अपना इन्वेस्टमेंट करो और उससे तरक्की करो, वो भी फिक्र है। मौला ने फरमाया रात दिन मैंने आपकी फिक्र की, अगर आप अमल नहीं करोगे तो मेरी फिक्र सब बर्बाद जाएगी, मौला ने फरमाया, राइट। तो इसे पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्ट के बारे में, वो उसके लिए मौला क्या चाहते हैं, राइट। अभी एक लास्ट फरमाइन है 399 और 400 पेज पे, कलाम मुबीन पार्ट 1 में, उसका हम पढ़ेंगे और उसका जिक्र करेंगे। बाद में भाई मुझे बता दे कि उनको इसमें से क्या जानने मिला, तो ऐसा लगा उनको। तो पेज नंबर कलाम बिन पार्ट 2 में पेज नंबर 399 और 400 पे मौला ने फरमाया, थोड़ा लंबा फरमान है, અમે જે ધાર્મિક ફરમાનો કરીએ છીએ તે પ્રમાણે અમલ કરો અને આત્મિક ફાયદો હાંસલ કરવો એ તમારી ફરજ છે। તેમજ દુનિયાની બહેતરી માટેના જે ફરમાનો કરીએ છીએ તે ફરમાનો મુજબ એકબીજાની સાથે મળી ચર્ચા કરી दुनियावी लाभ पण मेळवવો જોઈએ। तो आपके रूह के फायदे के लिए हम धार्मिक रिलीजियस फरमान फरमाते हैं, उस पर अमल करो, रूहानी फायदा उठाओ, और दुनियावी फायदा के लिए भी फरमान फरमाए तो भी आप इकट्ठे हो जाओ और चर्चा करो, डिस्कशन करो, मेरे फरमान पे अमल करो तो दुनिया में भी फायदा होगा। तुम्हारे यहाँ मुल्क में तो ये ताना नारी का फरमान है, 1946 का अफ्रीका का फरमान है, और मौला ने जोबा सिफारा उसके 11 साल पहले की फरमान है। मौला ने हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद सही खुदा તમારે આ મુલ્કમાં કોર્પોરેશન અને કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ સ્થાપવી જોઈએ,
અત્યારે માડાગાસ્કરની બધી જમાતો અંતરે એકઠી થયેલી છે, જેથી જુદા જુદા ગામના અગ્રગણીઓ, વેપારીઓ અને આવી બાબતમાં રસ ધરાવતા દીનદારો એકઠા મળીને કોર્પોરેશન અને કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ સ્થાપવા બાબત પુખ્તપણે વિચાર કરવો જોઈએ. કોમના નાના મોટા સર્વે વેપારીઓ કઈ રીતે વેપારમાં આગળ વધી શકે તે બાબત અરસપરસ વિચારોની આપલે કરવી જોઈએ. કોર્પોરેશન અને કોઓપરેટિવ સોસાયટીને જો વધુ નાણાંની જરૂર પડે તો ડાયમંડ જુબેલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ લિમિટેડ પાસેથી ઓછા વ્યાજના દરે મેળવી શકાશે અને આમ કરી તમે વેપારમાં સહકાર આપી ઘણો જ લાભ મેળવી શકશો. આ સર્વે તમારી ઉન્નતિ માટે ફરમાવી છે, જેનો જરૂર લાभ उठाओ. खाना बदान आमीन. तो यहाँ मौलाना अफ्रीका में फरमाया कि यहाँ मैं आया हूँ और जो माडागास्कर की जमात के सारे लोग आए हैं, तो इसमें सब व्यापारी लोग भी हैं. तो आप संस्था बनाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, उसमें पैसे जमा करो और छोटे कम ब्याज पे आप लोगों को दो और हाउस बाई करो, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दो, खुद भी नफा कमाओ, ब्याज से बिजनेस करो, लोन लो. अगर आपको पैसा कम पड़ता है तो डायमंड जुबेली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैंने जो बड़े पैमाने पे बनाई है, वहां से भी आप पैसे लो ब्याज से और बिजनेस में तरक्की करो, आगे बढ़ो. मौला ने दुआ थी फरमाए खाना बदान. आगे मौला फरमाते हैं कि तमो जमाते कोऑपरेटिव सोसायटी स्थापवा नक्की करेल છે તે સાંભળી અમે ઘણા રાજી થયા છે. तो एक ही दिन में मौला ने फरमान फरमाया और दूसरे दिन मौला ने फरमाया कि मेरे फरमान पे अमल हुआ और मैंने आप राजी हो गए ये काम करने के लिए. मौला ने मुबारकबाद दी. અમે ઘણા રાજી થયા છીએ. સોસાયટીઓના શેરો લેવા એ કઈ સખાવત નથી પણ વેપાર છે. નાણાવાળા માણસોને કદાચ આવી સોસાયટીની જરૂર ન હોય, પણ નાના વેપારીઓ માટે આવી સંસ્થા ઘણી જરૂરી અને ઉપયોગી ગણાય. પૈસાદાર માણસો પોતાનું નાણું આવી સોસાયટીમાં રોકશે તો તેઓને 3 થી 4% વ્યાજ કદાચ મેળવી શકશે, પણ ભવિષ્યમાં તેની औलादને તે નાણાં અગર તો શેરો ઘણા જ ઉપયોગી થઈ પડશે. तो मौला ने एक दिन के बाद वापस फरमान फरमाया, लोगों को मुबारकबाद दी कि मेरे फरमान पे अमल हुआ और आप लोग राजी हुए कि ये इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए. तो जो बहुत पैसादार है उनके लिए कभी हो सकता है कि ज्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन जो गरीब में मिडिल क्लास के हैं, गरीब है, उनको इससे बहुत फायदा होगा. और जो भी इसमें पैसा रखेंगे तो 3 to 4% पर एनम एन्युअली 12 महीने का इंटरेस्ट उनको मिलेगा. और आगे हमने जो फरमान सुने उसमें मौला ने फरमाया कि आधे % पे, आधे टके पे आप लोगों को ब्याज देना, यानी आपको 3-4% मिलेगा और बैंक वो लोगों को 6% पे चार्ज करेगी. उसका जो डिफरेंस है, जो नफा होगा, तो उस पे गरीब बच्चों की इल्म की परवरिश होगी, आपको भी लोन मिलेगी, आपका भी बिजनेस होगा. क्योंकि एक इंसान को 5 लाख में बिजनेस करना है, उसके पास लाख रुपया है, तो वो अपना पैसा जमा करेगा तो और भी लोगों का पैसा जमा हुआ है, तो वो दूसरे पैसों से जमा हुआ उसमें से उसको कम दाम पे इंटरेस्ट पे लोन मिलेगी, बिजनेस कर सकेगा, हाउस बाई कर सकेगा. बराबर. तो यहाँ मौला ने वो चीज को एनकरेज किया है. और फ्यूचर में जब ये बैंक के आपने शेयर लिए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, उसकी कीमत आपके बच्चों को बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, बैंक मुनाफा करेगी, उसकी प्रॉपर्टी की भी कीमत ज्यादा होगी, तो आपके हिस्से की कीमत ज्यादा होगी जो आपने अभी इन्वेस्ट किया है. કોઓપરેટિવ સોસાયટીની બરાબર સારી રીતે ચલાવવા માટે કોમમાંથી વફાદાર અને કોમ પ્રત્યે હમદર્દી ધરાવતા હોશિયાર અને લાયક ડાયરેક્ટરોની નિમવાની ખાસ જરૂર છે. અગર જો કંપની કે સોસાયટીના કેપિટલ ગમે તેટલી મોટી હશે, પણ જો ડાયરેક્ટરો બિન વફાદાર નીવડશે અને નાણાંનો ગેરઉપયોગ કરશે તો કોમને ફાયદો થવાને બદલે ઘણું નુકસાન કરવું પડશે. જેથી આવી સોસાયટીના કાર્યકરો વફાદાર અને ઈમાનદાર નિમવાની ખાસ જરૂર છે. ખાના બદાન. मौलाना ने फरमाया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, कोऑपरेटिव संस्थाओं बनाओ, उसमें आप अपना पैसा जमा करो, आपको 3-4% के हिसाब से आपको अपना नफा मिलेगा आपका. और बैंक जो इन्वेस्टमेंट जो लोन देगी वो ज्यादा आपको जो इन्वेस्ट किया है उसका जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे थोड़े ज्यादा दाम से देगा और बैंक को नफा करेगी, वो भी आपको नफा मिलेगा और कौम की तरक्की होगी. मौलाना ने फरमाया इसके डायरेक्टर ईमानदार और मेहनती होने चाहिए, कोई गफलती करने वाले नहीं होना चाहिए जैसे समाज को और बैंक को नुकसान हो. तो ये सारे मैंने कुरान हदीस, कुरान पाक हदीस, मौला की ऑटोबायोग्राफी, जिनान और फरमान के हवाले से मैंने समझाने की कोशिश की. अभी भाई का जो टेक्स्ट है
तो हम उसको वो पढ़ते हैं और इंशाल्लाह 10-15 मिनट में वाइज पूरी करेंगे। तो बड़ा लंबा टेक्स्ट है। तो मुझे भाई कहते हैं कि या अली मदद कैसे हो आप, मुझे पूछ रहे थे आप कैसे हो करीम भाई। तो शुक्र बोला अल्हम्दुलिल्लाह, मौला की मेहरबानी, आपकी दुआ से बहुत खुश हूँ, दिल मोहब्बत से भरा हुआ है, इल्म से मोहब्बत के, मौला की रहमत से। मुझे कहते हैं मुझे 4 क्वेश्चन पूछने थे आपसे इंटरेस्ट, और वो इसका मतलब करते हैं सूद के रिलेटेड। लेकिन मैं आपको कहता हूँ भाई के इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है, सूद नहीं होता है। सूद का मतलब होता है भारी ब्याज। आगे कहते हैं जैसे हुजूर के दरमियान यानी रसूलुल्लाह के टाइम पे लोग किसी को पैसे लोन के लिए देते थे तो वापस लेते वक्त हैवी इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे कि समझो कभी कभी इंटरेस्ट ही खुद प्रिंसिपल अमाउंट से आगे चला जाता था। तो मुझे पूछते हैं कि रसूलुल्लाह के जमाने में लोग अपने पैसे ब्याज पे देते थे, और जब वो पैसा लेने वापस लेने का टाइम होता था और वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो इतना इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करते थे कि मूडी से भी ज्यादा ब्याज हो जाता था। ये भाई मुझे पूछ रहे हैं। बट हुजूर ने जब से फरमान किया कि अब से आप पर सूद हराम है एंड लोन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा रकम नहीं लेनी, तब से लागू ने ये काम छोड़ दिया, लोगों ने काम छोड़ दिया। लेकिन रसूलुल्लाह ने जब फरमान फरमाया कि ये सूद, तो सूद हराम है, बारे ब्याज खाना हराम है, राइट। तो सूद का मतलब होता है ज्यादा भारी ब्याज। तो रसूलुल्लाह ने मना की और कोई लोगों ने बाद में ये काम छोड़ दिया। ये भाई मुझे कहते हैं, लेकिन इनके 4 सवालों का अभी जिक्र करते हैं। तो पहला सवाल है, जैसे आज बैंक है, क्या उनसे लोन ले सकते हैं? मुझे अभी के जो दुनिया में बैंकें हैं तो वहां से लोन ले सकते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं। और बाद में मुझे कहते हैं एज वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बना है, इंटरेस्ट लेने वाले और देने वाले दोनों को हराम कर दिया गया है। इसी में कुछ लोग ये कहते हैं कि कई जैसे सिंपल इंटरेस्ट अलाउ है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज मना है। बट हुजूर के वक्त ये दोनों इसे टाइप नहीं थी, दोनों मतलब सूद ब्याज और सूद ऐसा नहीं था। उस पर हर किस्म के सूद मना थे। आपके पास कोई ऐसा फरमान हदीस है, कुरान एक रेफरेंस है जिसमें ये कह सकते हो इंटरेस्ट सूद ले सकते हैं, राइट। तो अभी ये पहला क्वेश्चन हम पूरा करेंगे। तो अभी और है, बोलते हैं कि अगर आप के पास हो तो प्लीज शेयर करें। तो कहते हैं कि सिंध में शायद पहले ऐसी प्रैक्टिस होती थी, कई लोग दूसरे लोगों को लोन देते थे और में इतना इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो लोग कि कई घर को ये पैसे मूडी और इंटरेस्ट देने में अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ती थी लोन देने के लिए। उससे सब तो जाहिर है हराम है, कि इससे पता चलता है कि ये हराम है इंटरेस्ट, बट लेते जरूर थे और इसके रिलेटेड बता दिए। सेकेंडली, आई हैव नॉलेज अबाउट कई बैंक इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अपनी किस तरह अहम किरदार और अदा करते हैं। अगर बैंक ना हो तो इकोनॉमी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, एज आई हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं जिसको तो फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसके बारे में वो कहते हैं। तो यहाँ मुझसे वो जवाब चाहते हैं कि जैसे आज बैंक है तो उनसे लोन ले सकते हैं। तो हाँ, मेरा मानना है हाँ ले सकते हैं, क्योंकि अभी दुनिया बदल गई, हम 21st सेंचुरी में है और ज्यादा काम 100% काम बैंक से ही होता है। हमने किसी के सामान लिया, उसको पेमेंट करना है तो हम चेक से पेमेंट करते हैं, तो हमारा बैंक में अकाउंट होना जरूरी है।
और काम भी जल्दी होता है। जैसे आप कराची में रहे तो आपको मुल्तान से माल भेजा है, तो आप मुल्तान पैसे लेने जाओगे ड्राइव करके, तो आपकी जिंदगी का सारा वक्त तो ये उघरानी में चला जाएगा। और बैंक ये काम 1-2 दिन में करके देती है हमको, और उसका बैंक चार्ज करती है। तो बैंक से लोन लेना चाहिए, हाँ लोन लेना चाहिए। और बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है तो हाँ बैंक भी सही करती है, हमको भी उसको इंटरेस्ट देना चाहिए बराबर। जो बैंक में अच्छा इंटरेस्ट मिले वो बैंक में हमारा वहां से लोन लेनी चाहिए। जो हमको अच्छा मुनाफा डिविडेंड देती है वो बैंक में हमारा खाता होना चाहिए। ये मेरा पर्सनली मानना है। और सूद, और आप बोलते हैं कि कुरान हदीस, तो अभी हमने अभी कुरान की आयत पढ़ी तो वहाँ खुदावंद ताला फरमाते हैं, ब्याज के बारे में फरमाते हैं। और सूद 2 गुना 4 गुना, जो हमने कुरान की आयत पढ़ी तो वो 2 गुना 4 गुना वो सूद है, बारह ब्याज की बात है, राइट। तो हमने उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि ब्याज और ब्याज, बारह ब्याज का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टार्टिंग में समझ लिया, राइट। और कहते हैं कि अल वाइज अबू अली वाइज में शायद ने कहीं सुना है कि उन्होंने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के रेफरेंस दिया था कि उन्होंने भी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के रेफरेंस दिया है कि उन्होंने कहा है कि आप इस्माइली फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो, बट सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट इनकम पर ही डिपेंड ना होना। बट मुझे इससे कहीं भी रेफरेंस नहीं मिला फरमान से। तो अबुल मिश्रे साहब ने कहा है, शायद वाइज में ये चीज बोली होगी। तो ये भाई बता दे कि अबुल मिश्रे साहब ने हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब का नाम से जिक्र के ऐसा बताया है कि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो और आप उसका ब्याज खा सकते हो, लेकिन पूरा इस पे डिपेंड नहीं रहना। तो मुझे भी आप मुझे कहते हैं तो मेरे पास भी ऐसा कोई फरमान मुबारक में रेफरेंस नहीं है, लेकिन चलो ये बात सही है तो कोई गलत नहीं है। आपके पास जो पैसा है आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट के तौर रख सकते हो, तो उसमें आप मामूली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आप वो पैसे से बिजनेस करोगे तो आप ज्यादा कमाओगे, राइट। तो ज्यादा तरक्की होगी आपकी, आपकी फैमिली की और समाज की, आप जो कंट्री में रहते हो उनकी, बराबर है। तो ये पहला सवाल है। तो ब्याज बोलते हैं बैंक, और जो प्राइवेट लेंडर है जो मार्केट में चलता है वो इंटरेस्ट लेते हैं, उसको ब्याज बोलते हैं। सूद उसको बोलते हैं जो मार्केट में बैंक और प्राइवेट में चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा लेते हैं, तो वो सूद है, बारह ब्याज है। तो उसको 48वें जुमे में मौला ने फरमाया सूद यानी कि बारह ब्याज वो गुना करता है, मौला ने फरमाया, राइट। अभी सेकंड क्वेश्चन है उनका कि हाँ, पहले सवाल में उन्होंने बताया कि आज के जमाने में तो बैंक अच्छा काम कर रही है, तो उससे इकोनॉमिक भी डेवलप होती है, वहां से लोग लोन लेते हैं। तो ये मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने जा रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड से ये कहता हूँ, तो हाँ सही बात है, बैंक अच्छा काम कर रही है। लोगों का पैसा एक जगह पे जमा होता है, वहां से हमको लोन मिलती है कम इंटरेस्ट पे और हम तरक्की कर सकते हैं, राइट। अभी बैंक ना हो सिस्टम और एक कम दाम वाला इंटरेस्ट का सिस्टम नहीं होवे तो दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो गिर जावे एक ही दिन में, राइट। दूसरा सवाल है भाई का, बैंक में जॉब करना सही है। अभी ये भाई ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि कहीं ना ये खुदा से डर है कि मेरे से नाफरमानी और गुनाह के काम ना होए और मेरी रूहानी तरक्की अटक ना जाए। इतना कम उम्र में 20-22 साल में ये समझ है, तो माशाअल्लाह ताबिल तारीफ है, बहुत मैं तारीफ करता हूँ इस चीज की, मैं खुश हूँ मैं इस चीज से। मुझे पूछते हैं कि बैंक में जॉब करना सही है, और पूछते हैं यानी हलाल इनकम है, यानी अगर आप बैंक में जॉब करते हो और वो नौकरी से पैसा कमाते हो तो वो इनकम हलाल है। बाद में पूछते हैं क्योंकि जैसे हम बोले कि अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बट कंपनी इंटरेस्ट इनकम पर चल रही है मेनली, एंड हमें सैलरी तो उसी से आती है। तो अभी बैंक में हम जॉब करते हैं तो बैंक का इनकम क्या है, ब्याज है, और वही ब्याज की इनकम से हमको सैलरी देते हैं, तो ये सही है, पूछते हैं मुझे। जैसे अगर किसी का काम सिर्फ ट्रक चलाना है और उसको ये कहा जाता है कि तुम शराब वाइन सप्लाई करो, तो वो हराम है। लेकिन ड्राइवर ये कहता है कि मेरा तो काम सिर्फ ट्रक चलाना है, अभी उसमें क्या सामान है क्या नहीं है, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह बैंक भी इंटरेस्ट से
मेनली कमाती है और ये पैसे इस्लाम ने हराम का कहा है, तो इस रिलेटेड बता दे। तो देखो, हम सिर्फ इस्लाम की बात ना करें, हम इस्माइली भी है, हम